हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर JKSSB जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन को देखिए, हम सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, आपको हमारे तरीका जो है पढ़ने का पता है, हम क्या क्या काम करते हैं। हम ये तो देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, हम साथ ही में ये भी समझेंगे करेक्ट आंसर क्यों है और जो बाकी ऑप्शन है वो गलत क्यों है। एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट को किस ट्रैप में फंसाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप जो है 10 से 15 सेकंड में आंसर जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको पता है सिलेबस आपका क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन है और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, जो नया लेटेस्ट पैटर्न है ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस का। और इंग्लिश का आप जानते हैं कि सिलेबस भी कॉमन है, किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़े तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है इंग्लिश का। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ईडियम एंड फ्रेजेस से है। बोला क्या है, द सीनेटर्स एपोलॉजी वाज वाइडली व्यूड एज टू लिटिल टू लेट आफ्टर मंथ ऑफ पब्लिक आउटरीच। देखिए, अब नए पैटर्न में ईडियम आपके पास ऐसे ही दिया जाता है, एक जो है लाइन लिखी जाती है और उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई ईडियम दिया जाता है या कोई फ्रेज दिया जाता है और फिर पूछा जाता है आपको द ईडियम टू लिटिल टू लेट वाज या मोस्ट प्रिसाइजली कन्वेज दैट द एपोलॉजी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं। अब दोस्तों, ईडियम टू लिटिल टू लेट जो है इंग्लिश का बहुत फेमस एक्सप्रेशन भी है। इसका मतलब होता है जो काम जो है किया गया है वो भी काफ़ी नहीं था और बहुत देर से किया गया। ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक, जो काम किया गया वो काफ़ी नहीं था, मतलब आपने उसमें 100% जो है वो अपना नहीं दिया उस काम में। और जो टाइम की बात की गई है वो काम जो है काफ़ी देर से शुरू किया गया, यहाँ पर लेट शुरू किया गया। ठीक है, मतलब ना काम मुकम्मल था और ना ही वक्त पर किया गया। अगर स्टूडेंट देखिए, आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट आएंगे एग्ज़ाम की जब डेट आती है, या फिर वो वीडियोस भी देखेंगे। आज जो है अगर 40 50 या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो है देर से आएंगे। एक तो वो क्या है, वो देर से आएंगे, वो टू लेट होंगे और जो है उनका सिलेबस भी उस टाइम कवर नहीं होगा, मतलब कर भी लेंगे तो रिविजन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब अगर स्टूडेंट पूरा साल जो है पढ़ाई ना करे और एग्ज़ाम से एक दिन पहले से 2 4 चैप्टर जो है वो पढ़े या जो है अपने सिलेबस को ऊपर ऊपर से जो है पढ़े, तो हम कहेंगे हिज एफर्ट वॉज टू लिटिल टू लेट। हम क्या कह सकते हैं उसके सेंटेंस के लिए, हिज एफर्ट वॉज टू लिटिल टू लेट। तो आपने समझा कि उसके एफर्ट जो थे वो क्या थे, टू लिटिल एंड टू लेट। अब ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो क्या होगा, सी। तो वाज इन एडुकेट इन बोथ सबस्टेंस एंड टाइमिंग टू बी इफेक्टिव। दो चीज़ें हैं यहाँ पर बात की गई है। टू लिटिल का मतलब जो था वो क्या था आपका, इनसफिशेंट एफर्ट, मतलब इन एडुकेट। तो इसका मतलब क्या था, जो है इनसफिशेंट एफर्ट थे। और टू लेट का जो मतलब निकाला हमने यहाँ पर वो क्या था, वो टाइमिंग से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, रॉन्ग टाइमिंग से रिलेटेड था। तो आपका जो है ये आंसर जो है वो सही होगा। क्या होगा आपका, ये वाला आंसर जो है वो सही होने वाला है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम जो है इसे अच्छे से करेंगे। तो आपने ये समझा, जो सेनेटर की अपोलॉजी थी वाज वाइडली व्यूड एज टू लिटिल टू लेट आफ्टर मंथ ऑफ पब्लिक आउटरीच। तो यहाँ पर जो ईडियम पूछा गया था टू लिटिल टू लेट, उसका मीनिंग जो था हमने क्या याद रखा, टू लिटिल टू लेट का मतलब था इनसफिशेंट एफर्ट, इनसफिशेंट एफर्ट था। और टू लेट का मतलब था डिलेड एक्शन, जो था वो डिले हो गया। अभी देखिए, आपका पहला ऑप्शन जो था वो क्या था, वाज इनसिंसियर एंड स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड। ऑप्शन ए जो है ये सिंसियरिटी की बात कर रहा है, ईडियम सिंसियरिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है फेल टू एड्रेस द फुल एक्सटेंट ऑफ कंट्रोवर्सी। सिर्फ इनसफिशिएंसी बताई गई है, टाइमिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है। और हमको पता है यहाँ पर टू लेट जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये भी इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। ऑप्शन डी की बात करेंगे, वाज एवर शेडोड बाई मोर प्रोसेसिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ईडियम का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो फिलहाल जो आपका आंसर होने वाला है वो हमने देखा, जिसमें दोनों एलिमेंट्स साथ होने चाहिए। तो वो इन एफिशिएंट एफर्ट भी होंगे और डिलेड एक्शंस भी होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या बोला गया है, यहाँ पर बेसिकली एक ईडियम पूछा गया है, अ ब्रिज टू फार।
देखिए, पहले एक सेंटेंस दिया जाता है, द कमिटीज प्रपोजल दो एम्बिशियस वाज डिसमिस्ड एज अ ब्रिज टू फार बाय सीनियर ऑफिशियल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ ब्रिज टू फार सजेस्ट दैट द प्रपोजल। अब देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में एक बात कही गई है और हमें उसी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इस ईडियम का मीनिंग निकालना है। दोस्तों, अ ब्रिज टू फार का मतलब होता है कोई प्लान या डिमांड जो प्रैक्टिकल लिमिट से बाहर हो, मतलब हमारे इख्तियार से बाहर हो, तो हद से ज़्यादा जो एम्बिशियस हो, जो मुमकिन या कबूल होने के हद से जो हम आगे निकल जाए, सिंपल हम कह सकते हैं। देखिए, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, ठीक है, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने की, क्या आपको ग्रेजुएशन के बाद ही फर्स्ट डे में आपको ऑफिस में ले आया जाए और ऑफिस में जाकर आपको जो है वो एज अ सीईओ बनाया जाए, ठीक है, किसी कंपनी का, ठीक है, सीईओ बनने की आप डिमांड करें, बेसिकली आप बोले कि मैं तभी जॉब करूंगा जब मुझे सीईओ बनाया जाए, तो आपकी जो डिमांड है ये, दैट डिमांड इज़ अ ब्रिज टू फार हम कह सकते हैं। तो आपने देखा ब्रिज टू फार का मीनिंग क्या होता है, हद से ज़्यादा एम्बिशियस, ठीक है, क्या होगा, हद से ज़्यादा एम्बिशियस। अब देखिए, इसके जो ऑप्शंस है, सही जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सेसिवली एम्बिशियस, मतलब हद से ज़्यादा, एक्सेस में जो है वो एम्बिशियस है, बियॉन्ड वट वाज फिजिबल और एक्सेप्टेबल, मतलब अपने इख्तियार से भी जो है वो ज़्यादा, ठीक है। बट अब हम सेंटेंस के इस पे आते हैं, कमिटमेंट प्रपोजल जो था वो एम्बिशियस था, वाज डिसमिस्ड, उसको डिसमिस भी किया गया। देखिए, लेकिन सीनियर ऑफिशियल ने जो है वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, मतलब एम्बिशन प्रैक्टिकल लिमिट क्रॉस कर गई। यहाँ पर इससे मतलब हम समझ सकते हैं, इसका मतलब जो है वो क्या था, वो एक्सेसिव एम्बिशियस था, मतलब बियॉन्ड फिजिबिलिटी था। तो यहाँ पर बियॉन्ड एक्सेप्टेबिलिटी भी की भी हम बात कर सकते हैं, तो वो वास फिजिबल और एक्सेप्टेबल की बात करेंगे, ये बियॉन्ड है, मतलब लिमिट से बाहर है। अच्छा, दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं, वो क्यों गलत है। पहला ऑप्शन जो था आपका पुअरली स्ट्रक्चर्ड था एंड लैकिंग प्रैक्टिकल डिटेल, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी जो है, कंसेप्चुअलिटी साउंड बट पॉलिटिकली अनपॉपुलर। देखिए, पॉसिबल है ये, लेकिन ईजीएम का एक्चुअल मीनिंग नहीं है। फिर थर्ड तो हमने देख लिया आंसर, फोर्थ भी आते हैं, इंटेंशनली प्रोवेक्टिव। देखिए, प्रोवेक्शन का कंसेप्ट जो है ये नहीं है, तो ये कंप्लीटली अनरिलेटेड होगा। तो आप याद रखेंगे, ब्रिज टू फार का मतलब होता है गोल टू फार। क्या हम लिख सकते हैं, आपका जो गोल होगा वो क्या होगा, टू फार होगा, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल एम्बिशन है, उसको हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द स्कॉलर वॉज नॉन फॉर हिज परसिपिशियस एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें सिनोनियम देखना है, किसका, परसिपिशियस का। जब हम सिनोनियम्स पढ़ रहे थे और ये मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था, तो अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है और बताएंगे इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग जो है क्या होगा, ठीक है, परसिपिशियस जो होता है वो इंसान जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, शार्प जजमेंट कर पाए, ठीक है। एक तो उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब हम उर्दू में कहे तेज़ फहम इंसान, यानी कि गहरी सोच वाला इंसान, उसको हम क्या कहेंगे, परसिपिशियस कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, परसिपिशियस। तो हम ये भी कह सकते हैं वो इंसान जो बहुत समझदार हो और इंसाइटफुल जो हो। देखिए, परसिपिशियस, मैं एक एग्जांपल बना लूँ यहाँ पर, अगर ठीक है, आप भी बनाएंगे एग्जांपल। देखिए, एक सेंटेंस आप बनाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, एक परसिपिशियस जज नोटिसेस फैक्ट्स डेट अदर्स इग्नोर। कि मैंने क्या बनाया, एक परसिपिशियस जज था, उसने कुछ फैक्ट को जो है वो क्या किया, उसने नोटिस किया और बाकियों ने उसको इग्नोर किया था। मतलब वो जो जज होगा वो क्या होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत इंसाइटफुल होगा, गहरी सोच वाला होगा, तो उसने चीज़ों को समझ लिया। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी पे सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। ए परसिपिशियस टीचर नोटिस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये भी हम बना सकते हैं। और ऐसे भी आप बना सकते हैं, परसिपिशियस टीचर इमीडिएटली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अब ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो मेथडोलिकल है। देखिए, मेथडोलिकल जो है ये मेथड से रिलेटेड है, मतलब वो मेथड जो कि ऑर्डरली तरीके से हो, सिस्टमेटिक हो, ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल रॉन्ग होगा।
हमें तो क्या देखना है, परसिपिशियस का मतलब, तो एस्टूट जो होगा वो सही होगा। क्या होगा सही, इसका आंसर एस्टूट होगा। ठीक है, अब देखिए ये पेयर जो है ना, आप ये भी याद रख लेना, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। फिर मेटिकुलस की बात करेंगे। मेटिकुलस जो है वो क्या होता है, मेटिकुलस जो है ये बहुत केयरफुल को बोलेंगे, वेरी केयरफुल, जो क्या होगा बहुत ही केयरफुल होगा। मतलब ये आप प्रिसिशन होता है ना, उससे रिलेटेड है बेसिकली। देखिए हिट द बुल्स आइज आपने देखा होगा कि निशाना इधर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर ये, तो ये क्या है, प्रिसिशन का काम है कि यहाँ पर निशाना लगाना है। तो ऐसी चीज़ के लिए जो है मेटिकुलस जो है वो यूज़ होता है। फिर अगला जो वर्ड हमारे पास है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट जो है वो कॉशियस को कहते हैं, यानी कि जो अपने एक्शंस में क्या हो, केयरफुल हो, क्या हो, अपने एक्शंस में जो है वो केयरफुल हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये बेसिकली इंटेलिजेंस का जो है वो सिनोनिम होता है। तो एस्टूट जो होगा वो आपका सही होगा। तो आप याद रखेंगे परसिपिशियस का मतलब एस्टूट होता है। अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला वर्ड जो है यहाँ पर भी जो है वो सिनोनिम पूछा गया है, और प्रोलिक्स जो है वो वर्ड है। तो प्रोलिक्स का हमें जो है वो सिंबल बेसिकली देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, द एडिटर क्रिटिसाइज द आर्टिकल फॉर इट्स प्रोलिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन अदरवाइज सिंपल टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, प्रोलिक्स का मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स अननेसेसरली, मतलब जो बेवजह तफसील में बात करे, ज़रूरत से ज़्यादा जो है लंबा बोले या लिखे। जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला जो हमने अभी क्वेश्चन किया, मैं आपको चीज़ बता रहा था, ठीक है, मैं चाहता तो सिंपल तरीके से बोल सकता था, लेकिन मैंने उससे लंबा किया जानबूझ के। क्यों, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगे, वो भी लगे, और ताकि मैं आपको ये वर्ड सिखा सकूँ प्रोलिक्स। वो क्यों, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को, मैं एक बार सिंपल से बोलूँ आपको समझ आ गई, लेकिन मैं उसे ऐसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ और चीज़ों को कम्प्लेक्स बनाती जाऊँ, तो आप उसको सीधा लफ्ज़ से भी समझ सकते थे। लेकिन जो है मैं ज़रूरत से ज़्यादा उसको लंबा लिखने लगा, उसको लंबा बोलने लगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम प्रोलिक्स कहते हैं। तो आपने समझा। अब मैं इसी पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है, तो अभी जो मैंने काम किया उसी पे एग्जांपल बनाएंगे। A teacher who spent 20 minutes explaining a 5-minute topic is being prolix। तो देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बनाया, जो हम पढ़ रहे हैं इसी पे मैंने सेंटेंस बनाया कि एक टीचर है जो स्पेंड कर रहा है 20 मिनट एक्सप्लेन करने के लिए किसी टॉपिक को, जो 5 मिनट में एक्सप्लेन हो सकता था, तो वो क्या है, प्रोलिक्स है, इज बीइंग प्रोलिक्स। तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लंबा कर रहा है, बेवजह तफसील में बात कर रहा है। तो आपका इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो इसे हम वर्बोस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्बोस। वर्बोस भी होता है जो अननेसेसरी वर्ड्स का जो है वो यूज़ करे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, इसमें ऑप्शन बड़े प्यारे हैं। पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, डिस्कर्सिव। ठीक है, डिस्कर्सिव जो होता है वो क्या होता है, मतलब जो एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक की तरफ मूव करे, क्या करे, मूव करे एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक की तरफ। देखिए कभी कभी हम, जब हम आपने ग्रामर पढ़ा होगा, हम पढ़ा रहे थे या कोई और टॉपिक पढ़ा रहे थे, बीच में हम चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो टॉपिक एक होता है, हम अपने टॉपिक से हट के किसी और दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, तो वही जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्कर्सिव कहते हैं। ठीक है, डिस्कर्सिव कहते हैं, मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। तो फिर हम ये एक जो है वो इनडायरेक्ट डिस्कशंस हो जाती है। फिर अगला वर्ड हमारे पास है, क्या होता है, रिडेंटेंट। और रिडेंटेंट क्या होता है, ये भी अननेसेसरी रेपिटिशन होती है। ठीक है, ये रिपीटिशन से है बेसिकली रिलेटेड। ये डिफ्यूज़ की बात तो आप समझते हैं, डिफ्यूज़ क्या होता है, स्प्रेड आउट, मतलब जो कंसंट्रेट नहीं हो, इसका डिफरेंट मीनिंग है। अब हम मेमोरी ट्रिक याद रखेंगे, आप प्रोलिक्स का जो है वो क्या होगा, वो वर्बोस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वर्बोस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास है एंटोनियम, किसका, कोजेंट का। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी करेंगे चीज़ों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिए कोजेंट क्या होता है, कोजेंट जो होता है ये बेसिकली लॉजिकल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉजिकल को कहा जाता है कोजेंट। मतलब क्या, जो कन्विंसिंग हो, पावरफुल जो है वो हो, या जैसे कि हम कोर्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसे लायर होते हैं जो आर्गूमेंट पेश करते हैं, उसकी हम आर्गूमेंट को क्या बोलते हैं, कोजेंट, क्या बोलते हैं, कोजेंट आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट। सेंटेंस बनाता हूँ मैं, ए लायर प्रेजेंटेड अ कोजेंट आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट, मतलब मजबूत और काबिल कबूल दलील देना, उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए, मैं थोड़ी उर्दू यूज़ करता हूँ, इसमें शायद हिंदी वाले बच्चे भी होंगे, तो उससे उन्हें जो है ये काबिल कबूल ये चीज़ें शायद समझ नहीं आती होगी। ठीक है, देखिए, जो तर्क संगत होती है उसे कहा जाता है कोजेंट, यानी कि प्रभावशाली जो संगत होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। स्पेशियस, स्पेशियस जो होता है ये क्या होता है, ट्रू होता है बट एक्चुअली फॉल्स। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्पेशियस का मतलब जो होता है जो ज़ाहिर में जो है सही लगे, ठीक है, लेकिन असल में गलत हो। जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं वहाँ पर ट्रोजन वायरस भी पढ़ते हैं ना, मतलब लगता तो बाहर से हमको ठीक है लेकिन अंदर से कुछ और होता है, समझे, वैसा ही ये भी है स्पेशियस। ठीक है, लगता जाहिर से कुछ है लेकिन वो मिसलीडिंग होता है। ये कोजेंट का एग्जैक्टली अपोजिट है, और हमें शायद यहाँ पर एंटोनियम ही देखना था। ठीक है, एंटोनियम ही देखना था ना, तो ये आपका सही होने वाला है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं क्या वर्ड है। टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब होता है अनसर्टेन, ठीक है, जो कि इलॉजिकल होगा। फिर अगला वर्ड है एम्बिगियस, एम्बिगियस क्या होता है, जिसके मल्टीपल मीनिंग होता है, जो चीज़ अनक्लियर हो। कभी हम ऐसी बात कह देते हैं जिसके डबल मीनिंग होते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर अगला हमारे पास सुपरफिशियल, तो आप जानते ही है, जो सरफेस लेवल पे हो। तो आपने देखा कोजेंट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग लॉजिक, क्या कौन सा लॉजिक, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है। और स्पेशियस का मतलब जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो फेक लॉजिक होता है। क्या होता है, फेक लॉजिक। चलिए आगे चलते हैं। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास एक्वानिमस है, और यहाँ पर हमें इसका क्या देखना है, हमें इसका एंटोनियम देखना है। देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज एक्वानिमस रिस्पॉन्स टू हार्श क्रिटिज्म। तो इसका हमें जो है एंटोनियम देखना होगा। तो आपके एग्जामिनेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो पहले मीनिंग समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, एक्वानिमस जो है ये एक एडवांस वोकेबलरी वर्ड है जिसका मतलब होता है काम। देखिए जब क्या होता है, सिंपली कॉल, मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए कभी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप जो है अपने को इमोशनली बैलेंस रख पाते हैं, मतलब सुकून से रह पाते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सुकून से रिएक्ट करने वाले इंसान के लिए जो है वो यूज़ होता है, जो कि हम कह सकते हैं मुतवाज़न मिजाज जो इंसान होते हैं, या तो हिंदी वालों के लिए जो शांत होते हैं, ठीक है, और संतुलित जो है अपना संतुलित जो है वो बरकरार रखते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, इमेजिन करें आप एक एक साम आप एक सेंटेंस समझिए। देखिए, एक प्रिंसिपल के सामने पेरेंट्स जो है जाते हैं और अपने बच्चों की जो कंप्लेंट जो है वो कर रहे होते हैं, लॉडली बड़े ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कि आपने ये गलत किया, आपने ये पढ़ाया गलत किया, ऐसी ऐसी आपके स्कूल में ये प्रॉब्लम्स है ये। देखिए अगर प्रिंसिपल गुस्से वाला हो, ठीक है, तो वो बात उनकी सुनेगा नहीं। तो हम जो है उस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो इंसान जो है वो क्या है, वो बहुत शांत है, वो सुनने वाला है, वो समझने वाला है चीज़ों को, जल्दी गुस्से में नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इक्वैनिमस कहेंगे। ठीक है, अब इसके करेक्ट ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल जो होता है वो क्या होता है, जो आसानी से गुस्से में आ जाए, जो जल्दी से वो एंग्री हो जाए। तो यही इसका जो है वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। मतलब वो इंसान जो इमोशनली अनस्टेबल हो जाए, मूड उसका क्विकली चेंज हो जाए, इसको हम वोलाटाइल कहेंगे। तो ये बिल्कुल जो है इसका अपोजिट होगा, या इसका आंसर होगा। अच्छा, इंडिफरेंट की बात करेंगे। इंडिफरेंट क्या होता है, इंडिफरेंट जो होता है ये मतलब नॉट केयरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मगर किसी को कोई फ़र्क ही ना जब पड़े तो हम उसको इंडिफरेंट कहते हैं। इम्पल्सिव की तो बात करेंगे, तो इम्पल्सिव क्या होता है, विदाउट थिंकिंग इमीडिएटली एक्शन लेना। फिर बेलिचरेंट की बात अगर हम करेंगे, बेलिचरेंट क्या होता है हमारा, ठीक है, लड़ाई झगड़े करने वाला, उसको हम बेलिचरेंट कहते हैं। तो आपने समझ लिया जो आपका ऑप्शन था एक्वेनिमस। एक्वेनिमस का मतलब काम होता है, ठीक है, इमोशनली स्टेबल होता है। और वोलाटाइल जो होता है वो इमोशनली अनस्टेबल होता है, और ये एंग्री के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है, ये बेसिकली पंक्चुएशन से है। अब देखिए, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग जो आपका टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली, वीडियोस जिस पे अपलोड हो रही है, तो वहाँ से लिया गया है। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होगा, पंक्चुएशन दी गई है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता है बट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग लिख दिया, तो आपको पंक्चुएशन पढ़नी होगी। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन। देखिए कैसे करते हैं पंक्चुएशंस के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है, जो सेंटेंस आपके होते हैं, इन सेंटेंस को आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे।
द प्रपोजल, देखिए आप सभी में द प्रपोजल है पहले, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है। जॉब प्रपोजल जो है वो क्या आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक, विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक। अब इसके बाद कॉमा है, प्रपोजल के बाद जो है वो क्या है, वो कॉमा है। अब जो यहाँ पर लिखा था ना विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये बेसिकली एडिशन इन्फॉर्मेशन है। विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक मैं यहाँ पर देखूँगा, देखो तो प्रपोजल जो है आपका वो क्या है, मेन सब्जेक्ट है। विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक जो है ये क्या है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसको ग्रामर में कहते हैं नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास। क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास कहते हैं। तो प्रपोजल के बाद जो है वो कॉमा लगेगा, क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, ठीक है। और इसके इस तरफ भी जो है वो कॉमा लगेगा, लास्ट वीक के बाद भी जो कॉमा लगेगा। नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास जो होती है इसलिए इसके दोनों तरफ जो है कॉमा लगता है। अब अगला वर्ड क्या है, हाउवर। हाउवर जब सेंटेंस के बीच में ट्रांजिशन वर्ड के रूप में आए तो उसके भी दोनों तरफ कॉमा लगता है। तो ये हाउवर के भी इधर दोनों तरफ कॉमा जो है वो लगेगा, ठीक है। फिर जो है फाइनल सेंटेंस आप देखेंगे वो क्या बनेगा, लास्ट पे आप देखिए फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप। अब देखिए चेक कीजिए क्या लास्ट में फुल स्टॉप है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें मतलब सारे ठीक है। अच्छा, हाउवर के दोनों तरफ कॉमा किस में नहीं है, पहला अगर देखेंगे यहाँ पर जो है देखिए हाउवर के इधर कॉमा नहीं है, मतलब ये आपका नहीं आंसर होगा। बाकी सभी में है, मतलब ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक के दोनों तरफ कहाँ पर कॉमा नहीं है। देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं है तो ये भी आपका कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर कैंसिल किया गया। अब फिर हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर तीसरा सेंटेंस देखिए द प्रपोजल, ठीक है, विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक। अब यहाँ पर हाउवर, देखिए हाउवर के बाद कॉमा नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत होगा। तो अब जो सेंटेंस बना आपका द प्रपोजल कॉमा विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक कॉमा हाउवर कॉमा रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन, तो सही होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो ऑप्शन को जो है वो सॉल्व किया, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल जो क्लास होती है इस पे क्वेश्चन अक्सर जो है मैंने देखे हुए हैं, यहाँ पर जेकेएसएसबी में आते हैं नॉन एसेंशियल क्लासेस पे। तो नॉन एसेंशियल क्लासेस के जो है दोनों तरफ जो है वो कॉमा बिफोर भी लगता है, ठीक है, कॉमा इसके बिफोर भी लगता है और कॉमा जो है वो आफ्टर भी जो है वो लगता है। इस रूल को याद रखोगे तो पंक्चुएशन के 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए जब हमारे पास सिलेबस में मेंशन किया जाता है पंक्चुएशन, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप का रूल, हम पढ़ते हैं कॉमा का, हम पढ़ते हैं इनका, सेमीकोलन का, एक्सक्लेमेटरी वगैरह का, ये सभी रूल पढ़ते हैं। लेकिन जो क्लासेस जो इसके पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इनसे आते हैं, नॉन एसेंशियल जो है क्लासेस होते हैं उनसे आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अब होपफुली आप समझ गए होंगे चीज़ों को कैसे करना है। चलिए आगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास। तो हमें क्लासेस के क्वेश्चंस तो करने हैं, अभी हमने क्लासेस के टॉपिक को अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ जितना आता है। देखिए आप जानते हैं जो क्लास होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब क्वेश्चन जो है पूछते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि मैंने पूछा व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, क्या मैंने लिखा व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, ठीक है, एक मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जिसका आंसर होगा वो आपकी जो है, पहले आप ये समझिए व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन हमने एक सेंटेंस लिखा और इसी तरीके से हमारा इसका एक आंसर निकलेगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ व्हाट द कमिटी डिसाइडेड, तो पूरा क्लास जो है वो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसलिए ये क्लास जो है वो क्या है हमारे पास, नाउन क्लास है। क्या है, नाउन क्लास है। मतलब नॉन क्लास कहने का मेरा मतलब वो फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट। क्या करता है, नॉन क्लास फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट, जो कि आपकी पहली लाइन लिखी है। अभी देखिए यहाँ पर जो लिखा था सेंटेंस व्हाट द कमिटी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन, अब देखिए जो मैंने सेंटेंस लिखा वो क्या लिखा मैंने, व्हाट द कमिटी, ये व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो आंसर क्या होगा व्हाट कमिटी डिसाइडेड, व्हाट कमिटी डिसाइडेड। तो आपने देखा क्वेश्चन, अब समझे आपने कैसे क्वेश्चन करना है।
आपके पास एक सेंटेंस दिया जाता है, लिखा है जैसे कि व्हाट द कमिटी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो हम सबसे पहले देखते क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये था व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो आंसर में क्या आएगा, व्हाट कमिटी डिसाइडेड। अब ये जो आपका आंसर मिला, यही जो क्लास था व्हाट द कमिटी डिसाइडेड इज, तो वो क्या है, वो नॉन क्लास होगा फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। तो नॉन क्लास जो है वो फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट, मतलब पूरा का पूरा क्लास जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास मॉडिफाई कमिटी, एडजेक्टिव क्लास क्या मॉडिफाई करेगा कमिटी को? एडजेक्टिव क्लास तो नॉन को मॉडिफाई करता है, यहाँ क्लास किसी नॉन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी की तरफ आते हैं। तो एडवर्बल क्लास ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है नहीं बताया गया है। इंडिपेंडेंट क्लास विद एन एम्प्लॉयड सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए व्हाट द कमिटी डिसाइडेड जो है इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लासेस ये जो था कंजक्शन में भी थोड़ा बताया था, तो होपफुली आप वहाँ से समझ गए होंगे। अब अगला वर्ड देखिए, इन विच सेंटेंस इज द वर्ड बैंक यूज्ड एज अ हार्मोनियम वन कंपेयर्ड टू इट्स यूज इन द सेंटेंस बिलो। देखिए मैं आपको डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा होगा ये, लेकिन जब हम इन चीज़ों को करते हैं, जब पढ़ते हैं, आपने देखा इंग्लिश ग्रामर में, उसके बाद हम कितनी जल्दी इन चीज़ों को करते हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला गया, इन विच सेंटेंस इज द वर्ड बैंक यूज्ड एज अ हार्मोनियम। अब अभी जब हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा, हम सबसे पहले क्या पता चला होगा, हमको पता हार्मोनियम की डेफिनेशन, सेम स्पेलिंग होगी, सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, डिफरेंट मीनिंग होगा। तो यहाँ पर मतलब हमें जो सेंटेंस होगा उसमें जो है बैंक का मीनिंग डिफरेंट निकलना चाहिए। अब यहाँ पर जो बैंक का मीनिंग है वो क्या है, डिपॉजिट द चेक, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो रिलेटेड है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं होगा, तो यहाँ पर मल्टीनेशनल बैंक वाला बिल्कुल नहीं होगा। ये लोन से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। बैंक ऑफ रिवर हो सकता है आंसर, बिल्कुल आपका आंसर हो सकता है, तो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चन को करना है, लेकिन मैं आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए हम मैं यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस सेंटेंस को अभी। देखिए होमोनियम क्या है, सबसे पहले होमोनियम में सेम क्या होती है, स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग जो होती है वो सेम होगी। फिर जो है सेम जो है प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलने के लिए भी जो है वो सेम जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर जो है वो क्या होता है, लेकिन जो मीनिंग जो होता है उनका वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो होमोनियम दिया है, सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया है वो क्या है, वो बैंक है। मतलब हमें बैंक ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग सेम होगी, उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा, तो वही होमोनियम कहलाता है। सेंटेंस है शी डिसाइडेड द चेक एट द बैंक, तो मतलब पहला जो बैंक है वो किससे रिलेटेड, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो बैंक होते हैं उनसे रिलेटेड है। पहला सेंटेंस था पायलट हैड टू बैंक द एयरक्राफ्ट शार्पली ड्यूरिंग द लैंडिंग। पहला ये ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो दिया गया है, कि आपने समझा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंक होते हैं, यहाँ पर तो बैंक कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर तो बुश और है। यहाँ बैंक जो है एक्चुअली में वो वर्ब बन गया है, एयरक्राफ्ट को टिल्ट करना, ये ग्रामेटिकली कैटेगरी भी जो है वो चेंज हो गई है। एग्जाम जनरली नॉन टू नॉन होमोनियम टेस्ट करता है, इस बात को दिमाग में बिठाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो आपको वर्ब नहीं देखना होगा, आपको नॉन टू नॉन देखना होगा। यहाँ पर जो वर्ड बैंक है ये जो है वो किससे रिलेटेड है, द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो यहाँ पर देखिए ये नाउन टू नाउन हमें चेक करना है। तो यहाँ पर सही होगा बैंक ऑफ रिवर, यहाँ पर जो है वो बैंक ऑफ रिवर का मतलब जो होगा वो क्या होगा, वो किनारा होगा, यानी कि रिवर साइड होगा। मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया, इसलिए ये होमोनियम है। क्या है, होमोनियम, और आपका आंसर भी यही होगा। अच्छा, यहाँ पर जो बैंक था अप्रूव्ड अ लोन, यहाँ पर बैंक ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और हमने देखा मीनिंग जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर अगला जो है हमारे पास ही वर्ट है मल्टीनेशनल बैंक, यहाँ पर भी बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो वो आंसर नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन जो होगी आपको दो ही में हो सकती है, लेकिन आपको समझना है। तो ग्रामर पढ़ने का फ़ायदा तो यही है ना, कि हम पहले से चीज़ों को पढ़े, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, फिर जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो, तो जो है आपकी अच्छे से जो है तैयारी होगी। चलिए अगला सेंटेंस हमारे पास है, लास्ट सेंटेंस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब जो क्वेश्चन है वो होमोफोन से है। तो देखिए इस टॉपिक को अब हम इग्नोर नहीं करेंगे, होमोफोन होमोनियम। वैसे मेरी वेबसाइट पे जो है होमोनियम्स के जो है 500 वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं।
ठीक है, आप उसमें उर्दू मीनिंग भी हमने दिया है, तो वो आसानी के लिए आपकी, ताकि जो है यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, अभी जो होमोफोन वाला क्वेश्चन है, अब इस पे आते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन हैज़ बीन यूज्ड। अगर हमें होमोफोन का मतलब नहीं पता तो हम नहीं समझ पाएंगे। होमोफोन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, जो एक तरह की साउंड निकालते हैं। ठीक है, बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट टू बेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। अब यहाँ पर जो बेयर यूज़ किया गया इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है जो बेयर है विद आउट क्लॉथ्स होता है। तो देखिए सेंटेंस द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट टू बेयर कंसिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो बेयर एक्चुअली में आना चाहिए था वो टॉलरेट वाला आना चाहिए था, और टॉलरेट वाला बेयर जो होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है। तो मतलब ये जो है वो इसका होमोफोन है। तो आंसर ए जो होगा वो, सॉरी यहाँ पर तो हमें ये देखना है ना, देखना क्या, चेंज चूज द सेंटेंस इन द करेक्ट होमोफोन हैज़ बीन यूज्ड। करेक्ट होमोफोन जिसमें यूज़ हुआ है, मतलब ये तो गलत है, इसमें जो है वो आना जो चाहिए था स्पेलिंग वो BEAR आनी चाहिए थी। ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आई वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये क्या होता है? प्रेज होता है। क्या होता है? प्रेज होता है। शी डिसाइडेड टू प्रेज द ड्रेस विद ए मैचिंग स्कार्फ, नहीं, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आना चाहिए था, वो क्या आना चाहता, वो कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग होनी चाहिए थी। क्या? COMPLEMENT होना चाहिए था, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, या हो सकता है हम कह सकते हैं एनहांस। ठीक है, कंप्लीट समझे या एनहांस, कंप्लीट या एनहांस। अब देखिए शी डिसाइडेड टू, ये वाला कम्प्लीमेंट नहीं आना चाहिए था, तो ई वाला आना चाहिए था, ई जिसमें हो। तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है वो कंप्लीट करेगी अपना ड्रेस विद ए मैचिंग स्कार्फ। आप जानते हैं कि लड़कियों को आदत होती है कि वो मैचिंग जो है वो कपड़े लेगी, तो उसके साथ जूती भी मैचिंग लेगी, स्कार्फ दुपट्टा भी मैचिंग लेगी। तो मतलब अपना ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगी? कंप्लीमेंट द ड्रेस करेगी। COMPLEMENT होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला ये गलत है, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या होगा। अब अगला है सी ऑप्शन। देखिए, हाइकर्स वर एडवाइज टू पास द ट्रेल बिफोर द नाइट फॉल। तो ट्रेल को पॉज नहीं करते, आप जानते हैं वो ट्रैवलर जो होते हैं वो पॉज करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पॉज नहीं होगा, सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है बेसिकली। अगला है ही कुड नॉट साइट अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम, तो बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, तो आप जानते हैं साइट का मतलब होता है टू मेंशन, टू करना एविडेंसेस, जैसे कि हम कहते हैं प्लीज साइट वन एग्जाम्पल। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो साइट की स्पेलिंग तो आप जानते ही है। अच्छा, जो आपके ये होमोफोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बियर, ठीक, मैं एक अगला पेज निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ होमोफोन्स। देखिए BEAR बियर। देखिए, जब मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, इसमें अभी तक जो लिख रहा था उसमें हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है, बट यहाँ पर जब लिखते हैं ये इसमें पेन ठीक चलता है थोड़ा बहुत। ये बियर है और ये बियर है। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके होमोफोन्स होंगे। अच्छा, साइट जो है, फिर यहाँ पर जो है वो साइट हो गया, और अगला जो होता है आपका वो साइट होता है, ये भी जो है वो होमोफोन होते हैं। फिर प्रिंसिपल है। तभी मैंने अभी तक आपको मैथ स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए जो है मैं पहले बोर्ड को जो है वो ठीक करूँगा। मैं डिजिटल बोर्ड जो इसका सॉफ्टवेयर होता है वो मैं अपलोड करूँगा इसमें, उसका वो मुझे एक्सेस लेना पड़ेगा, वो फिर मैं अपने लैपटॉप में जो है इसको कन्वर्ट कर पाऊँगा आपके डिजिटल बोर्ड की तरह। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी जो होते हैं ये भी आपके होमोफोन है। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो आपके पास एक और होमोफोन है, दियर होता है, THER दियर होता है, और जो है ठीक है ये वाला भी होता है जिसमें कॉमा के बाद RE होता है। ठीक है, फिर मोस्ट कॉमन जो है आपके ये एक्सेप्ट होता है, और ये हम कहे तो एक्सेप्ट होगा। देखिए मेरे वेबसाइट पे जो है 500 से ज़्यादा वर्ड्स पड़े हैं विद उर्दू मीनिंग। हमने उर्दू मीनिंग भी इसमें यूज़ की है और सेंटेंस भी बनाए हैं, तो जिसने वो कर लिए समझिए उसको, उसका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। और आप जानते हैं कि 2 क्वेश्चन जो पूछ ही रहे हैं। फिर प्रैक्टिस है, ये सब एग्ज़ाम के फेवरेट हैं।
तो यहाँ पर आज हमने जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 से है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हुई है, काफ़ी डिटेल में टाइम लगा के जो है चीज़ों को समझाया है। हम जो है शॉर्टकट भी कर सकते थे, जल्दी जल्दी जो है 5-10 मिनट में भी कर सकते थे, लेकिन जो है ये सिर्फ जो है आपको ये बताने के लिए कि इंग्लिश का पेपर आता कैसा है, ठीक है। बाकी हमने रीडिंग कंप्रीहेंशन भी की है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो भी हमने किए हैं। बाकी ग्रामर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को एक बार दिखाना ज़रूरी था, ठीक है, ताकि ये तो आपको जो है पता चल जाए कि आता क्या है, करना कैसे है, कोई कितना लेवल है इसका डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो आप होपफुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की जो वीडियोस है ये हम पढ़ा रहे हैं, ये इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर एडिटिंग सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ड साइन चॉइसेस से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, ये आप अभी देखेंगे जब हम आगे वाले क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि ये है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक में से आते हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।